बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। पंजाब हुकूमत ने जो बिजली के सार्फिन हैं उनको बिजली के बिलों पे 45 अरब रुपए की रिलीफ दी है। अब इधर अनाउंसमेंट हुई और उधर इस पर बहस शुरू हो गई और सिर्फ जो है वो तनकीद जो है वो हुकूमत के जो मुखालफिन हैं उन्होंने नहीं की, बल्कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी इस पर तनकीद शुरू कर दिया। और जो सबसे अहम इत्तेहादी है वो MQM पाकिस्तान है, जो कैबिनेट का भी हिस्सा है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी को हम इत्तेहादी नहीं कह सकते, सपोर्टर कह सकते हैं, क्योंकि उनके वोटों से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी हुई है। तो चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने भी इस पर कमेंट किया और वहाँ से एक डिबेट शुरू हुई है। और डिबेट ये शुरू हुई है कि जी 45 अरब रुपए की जो रिलीफ है ये तो बेवकूफ़ी है, और कुछ लोग कहते हैं ये बेवकूफ़ी नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध के दरमियान एक लफ्ज़ों की जंग शुरू हो गई है। पहले ज़रा देखते हैं कि जो 45 अरब रुपए की रिलीफ है इसको मुराद अली शाह साहब ने इसको कैसे लिया। इश्यूज अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। तो ये बेवकूफ़ी के ऐलानात, तो उस पर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने क्या जवाब दिया है? बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है। तो मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, जो चीफ मिनिस्टर सिंध साहब हैं उन्होंने तो सिर्फ बेवकूफ़ी की बात की, लेकिन जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है कि क्या करप्शन का पैसा जेबों में डालना बेवकूफ़ी नहीं है, ये तो एक इल्ज़ाम ही लगा दिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर आज बात की है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुने। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से 500 यूनिट तक 2 महीने की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से बाज जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। अब ये वज़ीर आला साहब जो हैं सिंध के, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी है, और उस पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जी बाकी सूबे जो हैं वो भी इस पर रिलीफ दें आवाम को, तो वो सियासत क्यों कर रहे हैं। तो अब इस पर जो गुफ्तगू है वो बड़ी ज़रूरी हो गई है। तो हमने आज दावत दी है जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब को, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, और इन मामलात पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और हमारे साथ मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब, जो सिंध के सूबाई वज़ीर बराए तवानाई और मनसूबा बंदी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़ैन कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो नासिर हुसैन शाह साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों जो हैं उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि मुराद अली शाह साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेवकूफ़ी, और फिर वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको अफसोस हुआ कि इस पर सियासत की जा रही है, तो आप भी रिलीफ दे दें, आपको किसने रोका है। इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखें मीर साहब, मैं समझता हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो थोड़ा मुनासिब नहीं रहा। मैं पहले अपनी साइड की बात कर लेता हूँ कि जो अल्फाज थे वो इस तरह मुनासिब नहीं थे, और CM साहब कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन वो उनके जो भी उन्होंने कहा, और फिर जाहिर है उस पर मेरी इंतहाई मोहतरम बहन जो हैं मरीम साहिबा, उन्होंने ज़रूर फ़ील किया होगा, और फिर वो उन्होंने जवाब कुछ ज़्यादा ही सख्त दे दिया, हालांकि उनको भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की कि जी कोई सूबा अगर देता है दूसरों को भी देना चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी उनकी मावनत नहीं की अगर पंजाब गवर्नमेंट ने दी है। देखिए, कोई भी सूबा अगर अपने लोगों को रिलीफ देता है, उसकी जो भी सोच हो, जिस तरह भी दिया है, तो उस पर ज़ाहिर है हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन
जो मुराद अली शाह साहब जो बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही इशू है इस वक्त, जो बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जो टैरिफ इतना महंगा है IPPs की वजह से, दीगर सारे मसाइल हैं, इनको कैसे बेहतर किया जाए, परमानेंट लोगों की जान कैसे छुड़ाई जाए। हमारी क़यादत की तरफ से हमें खुसूसी तौर पर ये अहकामात मिले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि आप इसमें करें और कोशिश करें कि सब सूबों को ये एक जो सबसे अहम इशू है, मैं वो भी आपसे कह दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं रिलीफ मिले, लेकिन जाहिर है IMF की कदगंज हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो भी 30 अगस्त को ही उनकी कोई मीटिंग है, तो बहुत मसाइल हैं अपनी जगह पे। हमने एक प्लान बनाया था कि अगर तमाम सूबे मिलकर कोई इस तरह की बात करते हैं, ये ज़ेर गौर बातें थीं जिस तरह हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने किया, उनके अगर शेयरिंग 45 बनती है और जो हमारी यहाँ पे जो ज़रूरत है उसके मुताबिक जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिहाज से कोई 10 बनता है, 10 बिलियन बन रहा है, उनका 45 बिलियन बन रहा था। इसी तरह KP का 8+ है और बलूचिस्तान का मैक्स कोई 2 बन रहा था। अगर इनको आपस में मिलाया जाए तो ये कोई 65 बिलियन के करीब बनते हैं जी। हमने जो पूरी कैलकुलेशन की या जो हमने टेक्निकली तौर पर इसको देखा, और मुराद अली शाह साहब इसमें बहुत ज़्यादा उनकी नो हाउ है, वो ज़्यादा अरसा एनर्जी के मिनिस्टर भी रहे हैं और फिर वो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। हमने अपनी पूरी टीम को बिठाया, तो अगर 77 बिलियन जो हैं वो दे दिए जाएं यकमुश्त, सब मिलकर हम प्रोविंसेस मिलकर दें, जो भी वो है, जहाँ पे अभी 45 भेज रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट IPPs की मद में, दीगर चीज़ों में, तो 0 से 500 यूनिट तक वालों को 5 रुपए का परमानेंट फ़ायदा हो सकता है। उनका टैरिफ जो है वो परमानेंट सामने आएगा। जो मुराद अली शाह साहब ने बात की वो इस वजह से की कि 14 रुपए अगर 2 माह में सिर्फ होंगे, इसके बाद क्या होगा? फिर वो सिर्फ एक जो जहन में है कि जी सर्दियाँ आ जाएंगी, लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी, AC बंद हो जाएंगे, दीगर चीज़ें बंद हो जाएंगी, बिल नीचे आ जाएंगे, लेकिन परमानेंट हल उसका यही है जो हमने प्लान बनाया था। इस वजह से ये बात आई है सामने और हम अपना काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सिंध गवर्नमेंट एक पूरा प्लान बना रही है, ना सिर्फ ये कि जिस तरह बिलों में कमी आए, उसके अलावा सोलराइजेशन है, विंड है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये काम कर रहे हैं, अमल करके आप ये काम कर रहे हैं और यही कहा जाएगा कि बिल्कुल हम आप भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, यही कहा जाएगा ना। तो अच्छा, अब लेकिन एक जो उन्होंने नुक्ता दिया है बिलाल कियानी साहब कि अगर कोऑर्डिनेशन होती और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चारों सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेट करते, क्योंकि देखें ना सिंध की जो हुकूमत है वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिए हैं शहबाज शरीफ साहब को, और बलूचिस्तान की हुकूमत है उसने भी उनको वोट दिए हैं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। लेकिन अगर चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर पूरे पाकिस्तान के लोगों को ऐसी रिलीफ देती तो ऐसी बातें ना होती। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, इसमें ज़रा थोड़े से फैक्चुअल चीज़ों को तरतीब दे देते हैं जी, और इससे क्लैरिटी आ जाएगी। पहले तो आई वुड अप्रिशिएट जो नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की है, और दूसरा ये कि जी सबसे पहले इस माली साल के आगाज़ पे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब रुपए मुख्तस करके 0 से 200 यूनिट तक के पाकिस्तान के तमाम सारिफीन के लिए एक रिलीफ फराम किया था, जिससे उनके नरखों में जो इजाफा होना था वो रुक गया था और जो रियायती नर्ख उनको मौजूदा मिल रहे थे वो बरकरार रह रहे थे। ये पूरे पाकिस्तान के सारिफीन, 86% पाकिस्तान के घरेलू सारिफीन 0 से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उन सबको ये रिलीफ मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट जो बात अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने की है, अब उससे पहले मुख्तसरन मैं दोहरा देता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अपनी तरफ से, जिस तरह हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें अपने बजट में से कुछ चीज़ें कर सकती हैं, ये पंजाब हुकूमत ने अपनी तरफ से एक मेजर उठाया कि हम अपने फंड में से 45 अरब रुपए मुख्तस करके वो ब्रैकेट जो उसको मजीद रिलीफ दिया जा सकता है 200 से 500 यूनिट तक वाले, चूँकि 0 से 200 यूनिट उसमें एड्रेस हो गए, तो उसको पंजाब हुकूमत ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद तक के जितने सारिफीन हैं उनके 14 रुपये फी यूनिट तक का बिल अगले 2 महीने के लिए हम भरने को तैयार हैं। बुनियादी तौर पे ये काम हुआ है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुशावरत की ऐसी बात नहीं थी, तो सूबे ने अपने सारिफीन के मुतालिक एक फैसला किया। जो बात नासिर हुसैन शाह साहब कर रहे हैं वो एक अलहदा बात है जिसके मुतालिक कोऑर्डिनेशन हो भी रही है, जिसमें
किस तरीके से आगे मुस्तकिल तौर पे नर्क के अंदर कमी लाई जा सके परमानेंट तरीक़ेकार से, जिसमें वफाक ने ही लीड लेनी है और सूबों से कोऑर्डिनेशन करनी है। इसके ऊपर पहले भी कोऑर्डिनेशन और काम कुछ हुआ है और आगे मजीद हो रहा है। और इसका इशारा आज अवैस लगारी साहब ने अपनी एक जो वो टॉक कर थे उसमें भी किया। तो मगर देखिए उसमें हामिद मीर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, जस्ट टू अलाउ मी टू कंप्लीट दिस पॉइंट फैक्चुअली, ताकि आगाही के लिए, कि देखिए इसके अंदर यकीनन ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम भी है, चूँकि परमानेंट टैरिफ रिडक्शन के लिए आपने देखना है कि कौन से नर्क के वो हिस्से आपने ख़त्म करने हैं, या वन टाइम पेमेंट करके, या जिस तरह भी जो ज़रूरत है। और दूसरा, इसमें IMF के प्रोग्राम की भी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एतमाद में लेना होगा। हम वो काम नहीं करेंगे जो खान साहब ने किया था। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो उसमें KPK को भी रिलीफ देंगे ना आप? नहीं, देखिए बात यह है, यकीनन जहाँ पे जब इस तरह का ओवरऑल टैरिफ के ऊपर कोई भी उसको रिड्यूस करने का मेजर होगा, तो वो पूरे पाकिस्तान के सारिफीन को फिर उसका फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा जी, ज़ैन कुरैशी साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये जो एक आज अवैस लगारी साहब ने भी इशारा दिया है, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा को भी रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, तो फिर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बिलाल कियानी साहब इस बात की तायद करेंगे और मेरी ये तबीयत को बेहतर समझते हैं कि मैं नेगेटिव बात करने का हामिल नहीं हूँ। जो अच्छी चीज़ किसी की होती है मैं उसको कहता हूँ कि अच्छी है। अगर हम जो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में कदम उठाया है उसको एट फेस वैल्यू भी ले लें और इनकी नीयत पे ना शक करें, तो मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है कि अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरे समझने में इट्स टू लिटिल टू लेट और ये सोल्यूशन नहीं है। अब नासिर शाह साहब ने खुद कह दिया कि 2 माह के लिए तो आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन आगे क्या बनेगा? यहां पर आपने जो इब्तदा की शो में आपने क्लिप सुना दिया दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स का, और नासिर शाह साहब ने उस पर बात कर दी है। उन्होंने तो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इतना सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे समझने में ये मरियम बीबी का जो इकदाम है ये ना तजर्बाकारी और नॉन पोलिटिकल ज़रूर है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, आई क्वालिफाई माई स्टेटमेंट। वो इसलिए कि गो के उन्होंने सूबाई बजट में से अपने ही पैसों में से पैसा दिया, उसकी जो ऑप्टिक्स है ना सर, उसने तूल दिया है प्रोविंशलिज्म को। अब यहां पे बिलाल कियानी साहब कहेंगे और दुरुस्त कहेंगे कि यह हर जमहूरी 18वीं तरमीम के बाद हर सूबाई हुकूमत का अपना हक का इस्तेकाक है, वो करे, बट दिस इज व्हाट शोज पॉलिटिकल इनएक्सपीडियंस ऑन हर पार्ट। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रपोजल दे रही है, जिसका नासिर शाह साहब ने भी जो है इशारा किया है कि अगर वो 77 बिलियन हो जाए और 0 से 500 यूनिट के सार्फिन को 5 रुपए का अक्रॉस द बोर्ड पर यूनिट अगर फायदा मिल जाए, इसके ऑप्टिक्स भी बेहतर होते और ये पूरे मुल्क के लिए भी फायदा होता और ये ज्यादा देर पा सोल्यूशन हो सकती। अब मजेदार बात, इनके वुजरा भी जो है वो इनके लिए कोई मेहरबानियां नहीं कर रहे। बिलाल कियानी साहब ने उवैस लगारी साहब की बात की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उन्होंने भी स्टेडियम से बाहर छक्का मारा है। अच्छा। और उवैस लगारी साहब का उन्होंने सवाल किया सहाफ़ी ने कैपेसिटी पेमेंट्स का, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी कैपेसिटी पेमेंट का सिर्फ एक ही हल है कि मुल्क के अंदर 2 घंटे की लोड शेडिंग कर दी जाए और 2 घंटे की लोड शेडिंग से कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो जाएगा। खुदा के वास्ते इनके वुजरा को समझाएं कि मुल्क के अंदर अभी भी कैपेसिटी की तो कमी है कोई नहीं, अभी भी अंडर कैपेसिटी IPPs चल रही हैं और हम उनको ना चलने के पैसे दे रहे हैं जो कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहे हैं। तो ये मुझे लॉजिक समझाएं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग से कैपेसिटी पेमेंट्स कैसे पूरी होंगी। अच्छा, अब इस पे नासिर हुसैन शाह साहब, ये आपको लग रहा है कि जो अवैस लगारी साहब ने आज जिस तरफ इशारा किया है कि अनकरीब जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए बिजली सस्ती हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में ये डिबेट ख़त्म नहीं हो जाएगी कि पंजाब ने किया या सिंध ने किया या किसी और सूबे ने किया, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट और सूबे मिल के अगर ये काम कर दें तो मसला ही हल हो जाएगा। देखें, उसमें सब लोग इसी पे लगे हुए हैं ना। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इस पे सीरियस है और काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सूबे भी, कि अपने लोगों को रिलीफ दें। ये IPPs के साथ अगर वो बाहिमी मशावरत से कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। और उनको चाहिए कि जिस तरह के ये मुआहदे हुए हैं इतने अरसे से, और जो भी सिलसिला है, अब उनको जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, इतना ज़्यादा फ़ायदा लिया है, अब वो उसमें बहुत सारे तो वो कंपनीज़ हैं जो यहाँ के लोगों की हैं, लोकल लोगों की हैं,
तो वो अपने मुल्क के लिए इस बात को सोच सकते हैं। इंटरनेशनली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ज़ाहिर है चलें एक विंडो रहनी चाहिए अगर वो नहीं मानते, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो यहाँ के बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी है जिनकी अपनी ये बहुत सारी इस तरह के वो हैं, उनको तो इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं ना, हमारी जो ज़रूरत है सिंध की वो है कितनी, वो तो 3,500 से ज़्यादा है ही नहीं। अच्छा। सिर्फ कराची की 2,500 है, बाकी जितना हमारे हैस्को और सेप्को है जो दीगर हमारे पूरे सूबे में है वो मुश्किल 1,200 से भी कम है उनकी, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं सिर्फ कोयले से, जिसका सबसे ज़्यादा कम रेट है, वही कोई 3-4 हज़ार से ज़्यादा तो हम यहाँ पे जो है उसकी पैदावार है हमारे यहाँ। बाकी तो दीगर हमारे अलहदा से हैं जो भी पावर प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन हम तो मुल्क की वजह से तो उसी उसमें अच्छा, लेकिन में शाह शामिल साहब हैं। आपने भी और खुद ही कभी कह ये दिया, नहीं आपने भी कहा कह दिया जी। कि मुराद अली शाह साहब ने जो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो शायद नहीं उनको करना चाहिए था, उनका मकसद कुछ और था। तो मैं जरा थोड़ा सख्त लफ्ज था, अच्छा, सख्त लफ्ज था है। जी, तो मकसद और बिलाल था। कियानी साहब अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कहा है कि करप्शन का पैसा जेब में डालना जो है, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्त नहीं है? जी मीर साहब, एक तो पहले अलाउ मी कि मैं मुख्तसर बात जो जैन साहब ने और नासिर शाह साहब ने की ना कि 77 अरब की बात हुई, वो सारा मैं ज़रा एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ए और बी, यहाँ पे ए, बी एंड सी तीनों साथ साथ हो रहे हैं। जो टेम्प्रेरी रिलीफ है 2 महीनों के लिए जो पंजाब हुकूमत दे सकती है वो भी दे रही है, जो 0 से 200 यूनिट तक का रिलीफ वफाकी हुकूमत दे सकती है वो भी दे रही है, मगर इसके साथ साथ जो परमानेंट कोई टैरिफ के अंदर रिडक्शन हो सकती है जो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ होनी है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। वो एक अलग चीज़ है, इससे वो अमल नहीं रुक रहा। और तीसरा, जो बिजली के सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में बेहतरी लानी है जिससे एक मुस्तकिल हमारी कॉस्ट कम हो, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस नहीं करी। देखिए दूसरी जो आपने बात की, मेरे ख्याल से मीर साहब हमारा एक पीपल्स पार्टी के साथ एक इल्हाक है, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है जिसके तहत अभी मुल्क के अंदर हम गवर्नेंस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यकीनन आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि जो गुफ्तगू आज और कल में हुई है वो हुई होती, और हम मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट के अंदर आई थिंक अब हम ये इन इश्यूज़ के ऊपर जिस तरीके से भी बात हो रही है इस तरह ही आगे भी करेंगे। मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। इसमें भी देखिए पहल पीपल्स पार्टी कर रही है। नासिर शाह साहब कह रहे हैं जी हमने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए जी, मैं इस बात को आगाज़ भी देखिए उस बयान से हो गया था। मेरे ख्याल से बेहतर होता कि अगर इस तरह का कोई सवाल था वो ऑफलाइन कर देते। बहरहाल वो नासिर, मैं उसके ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाह रहा। मुझे यकीन है कि मरियम नवाज साहिबा भी आई डोंट थिंक जब वो आज ये खिताब करी थी, क्योंकि एक इतने अहम इशू के ऊपर एक इतनी सीनियर सतह से अब आपकी सिंध हुकूमत की तरफ से एक बयान एक और सूबे का आया था, तो आई थिंक उसको फिर एड्रेस करना पड़ा। मगर आई थिंक बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वांटेड कि कल और आज के बयानात दोनों की, लेकिन इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख्याल में कोई ना कोई सिंध में करप्शन कर रहा है और उसका पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। ये तो बात उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है। देखिए बात ये कि आई थिंक ओवरऑल ही हमारे निज़ाम के अंदर ये सूबों में ब्रेक ना बेवफाक ले में लूं? कबाते हैं। जी जी है, ब्रेक ही ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी। दोनों की जो कमेटियां हैं वो आपस में मिल रही थी, और हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं उन्होंने ये दावा किया था कि अनकरीब JUI फजलुर रहमान ग्रुप के साथ हमारा एक बहुत बड़ा अलाइंस होने वाला है। महमूद खान चकजई साहब भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज JUI जो है उसने अलहदा से ही अपनी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज़रा सुना है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है, और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनके साथ जो इश्तराक अमल है, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के दरवाजे बंद नहीं किए। वो कह रहे हैं जी इशू टू इशू हम उनके साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं।
पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो ये इशू टू इशू जो इश्तराकी अमल है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी ने भी 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अकेली ही जलसे करेगी। अभी तक कुछ जलसे हुए बलूचिस्तान में, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके स्टेज पर नहीं आ रहे। कोई आपको लगता है पॉसिबिलिटी मुस्तकबिल करीब में कि जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके स्टेज पर नजर आए और आप उनके स्टेज पर नजर आए? मीर साहब देखिए, पहली बात तो ये है, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए हमने एक अलायंस बनाई थी या एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, उसमें मौलाना के साथ हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू भी की और असद कैसर साहब उसको लीड भी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो डे वन से क्लियर रहा है और हम अपनी जो है रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। हम तो हर जमहूरी क़ुव्वत को दावत देंगे कि वो इस हकीकी आज़ादी की जंग में हमारा साथ दें। बाकी आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कब से कह रही है कि हमें जलसे करने का मौका दें, ये हमारा जमहूरी और आइनी हक है, पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है। लेकिन पता नहीं पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्यों घबराती है हमारे से। आपने देखा स्वाबी में हमने जलसा किया, पुरअमन जलसा हुआ, बड़ा पीसफुल जलसा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि 22 तारीख को जो तरनौल में जलसा होने जा रहा है उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना रोल अदा करेगी, फैसिलिटेट करेगी। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हुस्न है और हर जमहूरी पार्टी को, जैसे JUI को, जैसे जमात इस्लामी को और दीगर जमातों को मौका मिला है अपनी एहतजाज करने का, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलेगा। अच्छा ज़ैन साहब, अगर ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तारीखी जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। अच्छा ज़ैन साहब, वैसे एक ज़िमनी सवाल है इस सिलसिले में, क्या सिंध में आपकी पार्टी जो है उसको जलसा जुलूस करने की आज़ादी है या सिंध में भी वही सूरत हाल है जो पंजाब में है? सच्ची बात है मीर साहब, सिंध में हमने अभी तक कोई जलसा अरेंज किया नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत से कदर बेहतर होगी। इंशाल्लाह जब हम कराची का जलसा अनाउंस करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा। जी नासिर हुसैन शाह साहब, आपकी पॉलिसी क्या होगी? क्या तहरीक इंसाफ को कराची में या हैदराबाद में जलसे की आज़ादी होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज हो, जलसे हों, जुलूस हों, उनको बिल्कुल नहीं रोकती, लेकिन शर्त यह है कि पुरअमन होने चाहिए। हालिया कुछ दिन पहले PTI का ट्रेन मार्च था पूरे सिंध में, उसको मुकम्मल इजाज़त थी। उन्होंने हर ट्रेन मार्च किया, मुख्तलिफ शहरों में गए, रैलियाँ निकाली, उन्होंने अपने इवेंट्स किए, किसी ने उनको नहीं रोका। अगर पुरअमन जलसा होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी शराइत हैं उनको सामने रख कर किया जाएगा तो बिल्कुल इजाज़त देंगे। लेकिन जाहिर है अगर पुरअमन नहीं होगा तो फिर इश्यूज आते हैं। दूसरी बात एक मीर साहब मैं कहना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उनका एहतजाज है धांधली के खिलाफ। अच्छा, कि इलेक्शन में रिगिंग हुई और वो अगर आप सीट निकालते हैं कि जिनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं उसमें 95% वो सीटें हैं जो PTI जीती है, तो जाहिर है वो साथ मिलकर तो एहतजाज नहीं कर सकते ना, वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। बाकी तो कोई 2-4 सीटें हैं जिन पर उनका क्लेम हो सकता है हो कि वो हमसे, अदरवाइज तो मेजॉरिटी वो सीट्स हैं जो PTI जीती है उनसे। अच्छा, KP हो या बलूचिस्तान हो। अच्छा बिलाल साहब, ये इस पे इस्लामाबाद में अगर PTI 22 अगस्त को जलसा कर रही है तरनौल में और इजाज़त भी बज़ाहिर उनको मिल गई है, लेकिन आज उनके कुछ रहनुमाओं ने ये शिकायत किया जी कि हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? मीर साहब, बात ये है कि आपने देखा पहले बड़ी छोटी ईद से पहले कहा गया कि अब आप देखिएगा छोटी ईद के बाद मुल्क में अवाम का एक जमे गफीर नज़र आएगा। छोटी ईद आई गुजर गई, फिर उनने बड़ी ईद से पहले, मुझे गालिबन एक शो यहाँ पे याद है आपके पास किया था ईद से पहले, और हमें कहा गया जी कि बहुत बड़ी एक अवाम की तादाद बड़ी ईद के बाद आएगी, वो भी नहीं आई। उसके बाद वो सुकड़ के जी पार्लियामेंट के बाहर एक दरी की सूरत में भूख हड़ताल के नाम से एक कैंप लगा। वो भूख हड़ताल की जो चटाई थी जी वो भी अक्सर खाली होती थी, और वो भूख हड़ताल ऐसी थी, एक डाइट प्लान था जो लंच के बाद शुरू होता था, डिनर से पहले ख़त्म हो जाता था। तो बात ये है कि जी मैं खुद चाहता हूँ ये अपना शौक़ पूरा करें। ये जो है ना, ये फिर से अब अगर देखिए
ये आज से बहाने मारने शुरू हो गए हैं कि जी पकड़ धकड़ हो रही है ये वो। आपने और इनकलाब की ये हालत है कि वो कल नईम पंजोथा साहब बाहर आके कह रहे थे कि खान साहब को ये एतराज़ है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश नहीं मिल रहा। तो देखिए मैं तो खुद चाहता हूं कि ये आके अपना शौक पूरा करें तरनौल में। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, सॉरी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अच्छा, कोई कल पंजो वैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी होता है? ये सर एक होता है जो कि बुनियादी तौर पर ज़्यादातर आवाम को शायद इसकी आगाही भी नहीं होगी, मगर खान साहब की एक बुनियादी ज़रूरत है जिनको जेल में अरशद उसकी उनको ज़रूरत है, इसलिए उनकी डिमांड कल नहीं। ये क्या बिजली से चलता है? जी सर, वो सेल के साथ एक है तो टूथब्रश खुद ही जवाब देने का मौका। अच्छा जी जी सर मैं नहीं, मगर एक मैं आ रहा हूँ जी जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। सर दूसरी बात ये देखिए, बात यह है कि जिस तरह शाह साहब ने बात की कि अगर तो एहतजाज वाकई में पुरअमन होना जी तो बिल्कुल हो सकता है, मगर आपने देखा कि यहाँ पे जितने पुरअमन एहतजाज पीटीआई के पाकिस्तान भुगत चुका है पिछली एक दिहाई में, से ज़्यादा हम भुगत नहीं सकते। बार बार पुरअमन एहतजाज के नाम पे वायलेंस हुई है, उस पुरअमन एहतजाज के बाद एग्रीमेंट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी आई कैन अंडरस्टैंड कि इंतजामिया बार बार ना मार खाना चाहती है, ना वायलेंस देखना चाहती है, ना ही उन परमिशन की धज्जियाँ उड़ते देखना चाहती है, मगर मैं भी चाहती हूँ कि इनको ये आएँ और अपना काम करें और दूध का दूध और पानी। जी जैन साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर पहली बात तो नासिर शाह साहब की बात की तायीद करना चाह रहा हूं। जो देखिए आपको पता है जो सही बात है उसमें करूंगा कि जो ट्रेन मार्च हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें सिंध हुकूमत ने कोऑपरेट किया। मेरी उम्मीद ये है इनसे कि जब हम वहां जलसे भी करेंगे तो इनका यही रवैया रहेगा। आपने देखा वो भी पुरअमन रही थी, आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। जो बिलाल कियानी साहब बात कर रहे हैं सर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि बिलाल कियानी को मैं एक संजीदा आदमी समझता हूं। ये जिस किस्म की मतलब तंजिया और जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ना, इनको जेब नहीं देता। पंजाब के अंदर जिस किस्म का जुल्म और फस्तायत इन्होंने बर्पा किया हुआ है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन के ऊपर इन्होंने जुल्म ढाला हुआ है, यकीन करें गाजा से कम नहीं है। हमारे बंदे आपने पकड़े हुए हैं, मार कुटाई हमारी हो रही है, आए दिन पुलिस हमारे घरों पे हमारी चादर चार दीवारी पर अमाल कर रहे हैं, उसमें ये कहते हैं कि अपना शौक पूरा कर लें। भाई मेरे ये शौक हमने बड़े पूरे किए हैं। सर एक सेकंड रुक जाएं, सर एक सेकंड रुक जाएं। सर जैन साहब गजा में इस्राइल बमबारी कर रहे हैं, आप पे बमबारी तो नहीं हो रही? सर रुक जाए ना। अच्छा सर एक मिनट रुके जी। आपको खान साहब का टूथब्रश नजर आ रहा है या आपको वो धरना नजर आ रहा है? मैं बिलाल कियानी को चैलेंज कर रहा हूं आज आपके टॉक शो के ऊपर। मैं गारंटी करता हूं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। दे मीनार पाकिस्तान में मुझे इजाजत, और मेरे 2 दिन या मेरे से 2 दिन पहले जलसा कर ले या मेरे से 2 दिन बाद जलसा कर ले। मियां नवाज शरीफ को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, शहबाज शरीफ को ले आए, अपनी पूरी क़यादत को लाके स्टेज पर खड़ा कर दे। अगर आधा जलसा भी कर गया हमारे से, मेरा नाम बदल दे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? अपना शौक पूरा कर लें। हम वो लोग हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान 5 दफा भरा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जलसे किए हैं। हमें शौक नहीं है मेरे भाई। हम सिर्फ अगर पंजाब में नहीं निकले वो इसलिए कि कत्लो गारत ना हो, खून खराबा ना हो। जिस किस्म का जुल्म और फस्तायत आपने यहां पे मचाया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि अपना शौक पूरा कर लें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हैं। अच्छा, देना हमें इजाजत यहां पे। ठीक है। आप मुझे गारंटी करें कि आपने जो आईजी बिठाया हुआ है, जिसको आपने गुल्लू बट बना दी है कि वो घर बैठा रहेगा, पुरअमन तरीके से हमें अपने जलसे करने देंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरे से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जलसा कर लो, अपनी पूरी क़यादत को लाके खड़ा कर दो। सिटिंग वजीर आजम वजीर आला को ले आओ, आपसे 3 गुना बड़ा जलसा करेंगे। अच्छा क्या बात कर रहे हो? अवाम किधर खड़ी है? किस दुनिया में बैठे हैं आप? वो कह रहे हैं कि मुझे मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे दो। सर बिल्कुल ये इजाजत चाहते हैं कि फिर से 9 मई की तरह और कमांडर हाउस पे कोई 9 में नहीं होगा। बिलाल कियानी फजूल बात ना करें। मेरा भाई है तुम बिलाल, बिल्कुल फजूल बात ना करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई 9 में नहीं होगा। पुरअमन होगा, पूरे पंजाब से लोग आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे। अच्छा आपका मैं रोज जैन भाई अब उनको बोलने देना जरा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा जैन साहब वेदर जैन साहब लाइक्स इट और नॉट। मैं बिलाल कियानी को सर आज हामिद मीर साहब मुझे बात जब आप मौका देंगे बात करने का मैं बात करूंगा। मैं बिलाल कियानी को गारंटी कर रहा हूं सर आपकी गारंटियां पहले भी आ चुकी हैं ना। अच्छा चले अब जरा सर आपकी गारंटियां, आपने गारंटियों की पहले भी धज्जियां उड़ाई हैं। ये गारंटियां ही दे दे के आपने बार बार तोड़फोड़ की है। आपने गारंटियां ही दे के GHQ पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, आपने PTV की बिल्डिंग पर हमला किया, आपने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, आपने डी चौक पर कब्रें खोदी, आपने पेट्रोल बम फेंके जमान पार्क के बाहर। आपकी जमात ने काम किया, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपकी जमात की एक वायलेंट हिस्ट्री रही है। अवाम इस मुल्क के लॉ की धज्जियां उड़ा के वायलेंस करने की बार बार रही है।
प्लीज डोंट इंटरप्ट मी ज़ैन, आई लेट यू स्पीक व्हेन यू स्पोक। आपने अपना गुस्सा पूरा किया, मैं तहम्मुल साहब का गुस्सा सुना है, सो प्लीज अलाउ मी। बिलाल, say something new for God's sake, say something new मेरे भाई। नहीं, वाई तो चुना है आपके पास एक आपके मुंह से, आपकी जमात के मुंह से जमहूरियत का हुस्न और पुरअमन जैसे अल्फाज निकलते हैं, मजाक है। आप आज आइन के अलम बरदार और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आप लोगों ने राना सनाउल्लाह की डिग्गी के अंदर हेरोइन डाली, आपने हमारी जमात के लीडरान के जेलों के अंदर कहा कि इनको गद्दा ना मिले, इनको दवाई ना मिले, आपने मरियम नवाज के सेल के अंदर रात को 12-12 बजे छापे मरवाए हैं, और आज आके हमें लेक्चर देते हैं। आप जुर्रत किस तरह करते हैं? अच्छा चलें, एक मैं आप दोनों को, हमारे घरों में छापे मरवा रहे हैं। अच्छा मैं आप दोनों को एक मुख्तलिफ चीज बताना चाहता हूं। क्या बातें कर रहे हैं? एक मुख्तलिफ चीज आप कॉलिंग द केटल ब्लैक। अच्छा देखें, आप एक टाइम पे अगर एक आदमी बोलेगा तो मैं आप दोनों का बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। बिलाल भाई है, मैं ऐसे कह रहा हूं कोई नई बात करे, ये इसका एक सर, ये बात एक फैक्ट है जो बार-बार दोहरानी जरूरी है। करता कोई नई बात करे। अच्छा अब मैं आपको वो ये बताता हूं, कितनी दफा दोहराओगे भाई? तक आपकी कन्विक्शन नहीं होगी आपके इंसाफ की। आप लोगों ने एक संगीन जुर्म किया, आपने उसको मजाक बनाया है। आप यू क्रॉस, योर पार्टी क्रॉस द रेड लाइन। नौ में की आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी तक आपकी कन्विक्शन नहीं हुई। तो भाई खान साहब एतराफ करते हैं कि मैंने 9 में की। अच्छा जैन साहब, अदालतों में जैन साहब अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ कर दें। सुन रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। किधर है वो सीसीटीवी फुटेज, किधर है वो रिकॉर्ड? अच्छा चलें, मैं खान साहब का एतराफी बयान है रिपोर्ट के साथ। अडयाला जैन ने कहा मैंने कॉल दी थी 9 में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम जो मुकदमा है इसी से रिलेटेड है, उसकी एक समाअत हुई है। ये अजहर माशवानी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनके भाई जो हैं वो लापता हुए हैं। तो उस केस में आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा सेक्रेटरी दाखिला पुलिस वजारत दफ़ा FIA कह रही है अजहर मशवानी के भाई हमारे पास नहीं है, उनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतलका अहलकारों ने लापता किया है तो दोनों सूरतों में जुर्म है। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो इससे कानून के मुताबिक निपटें, इसमें भाइयों का क्या कसूर है? अटॉर्नी जनरल साहब, जो आज हो रहा है इतना ही गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। हमसे पूछें, उनमें और इनमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और फिर अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अब बिलाल कियानी साहब, इसमें सवाल यह है कि जज साहब कह रहे हैं कि जो कुछ इस हुकूमत के दौर में हो रहा है ये पिछली हुकूमत के दौर में भी हो रहा है। आप दोनों आपस में इख्तलाफ करें, जैन साहब भी और आप भी करें, लेकिन जज साहब के ख्याल में आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क कौन खत्म करेगा? जज साहब की राय है जी, जज साहब को कोई राय रखने से कोई रोक तो नहीं सकता। बाकी उनके सामने एक केस है, उसके ऊपर वो बिल्कुल अपना काम करें। अब अजहर मशवानी साहब जो हैं वो PTI के कारकुन हैं और उनके भाइयों को उठाया हुआ है, गायब हैं वो, तो क्या ये देखिए मुझे नहीं पता जी वेदर दे आर मिसिंग या दे आर अरेस्टेड। मेरे इल्म में इसके मामले के फैक्ट्स नहीं है जी। आप गिरफ्तार हुए में जी? मान कोई नहीं रहा कि नहीं, देखिए अगर मिसिंग है तो हामिद मीर साहब मैं कैटेगोरिकली कहूँगा, बिकॉज आई नो इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आप यू आर वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस ऑन दिस। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को मिसिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है जी। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, जिस भी शख्स ने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसको रिहा होना चाहिए। आई विल ऑलवेज से दिस। अगर कोई शिकायत है अजहर मशवानी से है तो उसी को पकड़ना चाहिए ना। नहीं, देखिए अगर उनके भाई, अगर उनके कोई ऐसी क्राइम है जिनके भाई भी अकॉम्प्लिसेस हैं, ये तो कानून के तहत ही होगा जी। मेरे पास क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं है, ये तो मैं आपको एक और भी केस है। आज इस्लामाबाद और लाहौर में एक मुजाहरा हुआ है, एक ही इशू पे हुआ है, और एक जो मुजाहरा है उसमें मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो साहबजादी हैं सलीमा हाशमी साहबा, जो पंजाब की साबिक केयर टेकर मिनिस्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, तो वो उस मुजाहरे में एक प्ले कार्ड उठा के मुजाहरे में शरीक हैं। ये प्ले कार्ड उन्होंने उठाया हुआ है। मुदस्सर नारो जो लाहौर के एक जर्नलिस्ट थे, 2018 से गायब हैं। तो सलीमा हाशमी साहबा अगर मुदस्सर नारो के लिए सड़क पर आ गई हैं तो कोई बड़ी बात ही होगी ना। और ये वो केस है जिसमें कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर यकीन दहानी करवा चुके हैं कि मैं मुदस्सर नारो को रिकवर कराऊंगा, और उसका जो छोटा सा बच्चा है उसको भी यकीन दिला चुके हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इनका जो बच्चा है उसको गोद में उठा के उससे वादा कर। इस पर मैं मज़ीद बात करता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज लाहौर में और इस्लामाबाद में मुजाहरा हुआ है। एक सहाफ़ी हैं मुदस्सर नारो, 2018 में लापता हुए थे, और इनका कसूर क्या था? 2018 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन की शफाफियत पर इन्होंने सवालात उठाए थे।
कुछ इन्होंने कमेंट्स किए थे, उस पर इनको धमकियां दी गई, फिर ये नौकरी से निकलवा दिए गए। फिर उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लगा दी, और पंजाबी के शायर भी थे तो इन्होंने एक पोस्ट लगा दी। अब वो जो इनकी जो पंजाबी नज़म है, मैं वो पूरी की पूरी तो आपको नहीं सुना सकता, सिर्फ एक हल्की सी झलकी पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा, सच्ची गल सुना नहीं सकते, टीवी खबर चला नहीं सकते, झूठ नूं दिता है सच बना, होर की हुंदा है मार्शल्ला। और फिर इसके बाद ये अपनी बीवी और 6 महीने के बच्चे के साथ गए थे नॉर्दर्न एरिया में, वहाँ से गायब हो गए। और उसके बाद से इनकी पहले बीवी ने जदोजहद शुरू की, फिर इनकी जो अहलिया है, इनकी बीवी, वो जा भाग हो गई, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो दुनिया से चली गई। फिर इनका जो बच्चा है सचल 5-6 साल का, वो अपनी दादी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने अपील दायर की। तो पहले इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म यकीन दिलाया कि जी सचल को कि जी आपका बाप वापस आ जाएगा। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद हाई कोर्ट में पेश हुए, खुद हाई कोर्ट में पेश हुए, और उन्होंने यकीन दिलाया जी कि सचल वापस आ जाएगा, लेकिन जी वो वापस नहीं आया। फिर इस दौरान में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, वो जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी इस बच्चे को गोद में उठाया, इसके साथ कोई वादे वईद किए थे। अच्छा, अब ये मामला है, तो इसमें बिलाल कियानी साहब, मेरा ये है कि यकीनन आप डायरेक्टली, मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा केस का, लेकिन जब वज़ीर आज़म जो है वो अदालत में जाके एक यकीन दिलाता है और फिर वज़ीर आज़म जो है उसका वादा पूरा नहीं होता, ख्वाह वज़ीर आज़म इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उसका फिर वज़ीर आज़म पर एतमाद कैसे रहेगा? जी देखिए हामिद मीर साहब, एक मिसिंग नंबर 1, नो वन शुड एवर बी मिसिंग इन पाकिस्तान। और मिसिंग की भी, मगर देखिए लोग लापता दुनिया में और जगहों पे भी होते हैं, और ये ऐसा मिसिंग पर्सनस काफ़ी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कभी कभी सॉल्व नहीं होते। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो आपने किस्सा सुनाया है ये नहायत अफसोसनाक है। और यकीनन आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी पूरी कोशिश की होगी कि इनको बाजियाब करें। मगर देखिए इसमें यकीनन आई थिंक जितने जल्द वो बाजियाब हों उतना ही बेहतर है। आई मीन वी डोंट नो द नेचर ऑफ उनकी जो गैर मौजूदगी है, मगर यकीनन आई एम श्योर अथॉरिटीज़ ट्राई करी होंगी, और जितना जल्द वो बाजियाब होंगी उतना ही बेहतर है। नहायत अफसोसनाक बात है जो आपने उनकी वाइफ के मतलब बताया। अच्छा, आप ज़रा ज़ैन कुरैशी साहब, इनके वालिद साहब ने मुज़ाहरा किया इस्लामाबाद में, और इनकी जो वालदा हैं मुदस्सर की, जो कि छोटे सचल की दादी भी हैं, उन्होंने लाहौर में मुज़ाहरा किया है। ज़रा मैं एक क्लिप आप सुने, फिर मैं सवाल आपसे करता हूँ। मुदस्सर नारू एक जर्नलिस्ट और एक पंजाबी शायर, मेरा बेटा आज से 6 साल पहले जब वो अपनी मिसेज और अपने 6 साल बच्चे सचल के साथ छुट्टियों पे गया था कागान, तो उस वक्त उसको वहाँ से उसे गायब कर दिया गया। तो 6 साल से हम लोग उसकी बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर। उसमें हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, हम जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में भी गए हैं, हमने FIR भी दर्ज कराई, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दर्ज करवाई। और ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले इमरान खान ने यही वादा किया था, फिर शहबाज शरीफ ने जब PDM-1 की हुकूमत थी उस वक्त वादा किया कोर्ट में, और अब दोबारा ये तीसरी दफ़ा फिर दोबारा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, तो आपने जो बच्चे से वादा किया था वो अपना पूरा करें कि आपने कहा था कि इसका वालिद ढूंढ के देंगे। और मरियम नवाज साहबा, आप वज़ीर आला बन गई हैं, तो प्लीज़ आप भी इसके लिए कुछ करें। क्या फ़ायदा आपको पावर में आने का, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, और जो बच्चे के साथ वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़ैन कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, इन मामलात में तो बिल्कुल ही वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म बनने का क्या फ़ायदा होता है? हामिद मीर साहब, देखिए, जहाँ तक तो नारो साहब का सवाल है तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और आपने दुरुस्त फरमाया, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उनको बाजियाब करना चाहिए। ना सिर्फ उनको, उन जैसे जितने भी लोग आज मुल्क में लापता हैं, उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अज़हर मशवानी साहब की बात हुई और बिलाल कियानी साहब ने बड़े कैजुअली कह दिया कि मुझे नहीं पता, उनके भाई शायद मुलविस हों,
मैं सिर्फ आपके तवस्सुल से कौम को बताना चाहता हूं कि अजहर मशवानी के दोनों भाई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, एक पढ़े लिखी मिडिल क्लास से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पुरअमन लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है। तो आज उनका लापता हो जाना और उनकी रोजी रोटी चले जाना, उनका घर उजड़ जाना, उसको आप इतने कैजुअली नहीं ले सकते। इसी तरीके से बिलाल मेरा भाई है, लेकिन ये, और बिलाल की गलती भी नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन गया है कि ये हर चीज़ को बड़े कॉन्डिसेंडिंगली लेते हैं। इन्होंने कहा कि जी सारी दुनिया में लोग लापता हो जाती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, मेरा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बिलाल अजहर कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, मैंने ये जो आखिर में इशू उठाया ना मुदस्सर नारो का, ना इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, ना इसका ताल्लुक मुदस्सर नारो का मुस्लिम लीग नून के साथ था। ये एक सहाफ़ी था, इसको गायब कर दिया गया। और आज इसका जो बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, सचल उसका नाम है, वो अपनी दादी और चचा के साथ लाहौर की एक सड़क पे एक बैनर उठा के खड़ा था और उस पर लिखा हुआ था कि मैं 6.5 साल का सचल हूँ और 6 साल से मेरा वालिद मुदस्सर नारो जो है वो लापता है। अब केस ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुल्क के 2 वज़ीर आज़म जो हैं वो कमिटमेंट दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं जनाब कि ये मुदस्सर नारो जो है ये वापस आ जाएगा, और वो वापस नहीं आता। तो अब अगर इस मुल्क में जो अदालतों में वज़ीर आज़म अगर कमिटमेंट दें और वादा करें और मामला जो है वो फिर भी तय ना हो, तो फिर ज़ाहिर बात है मेरे जैसा आदमी जो है उसको फिर सवाल तो उठाना ना, ताकि वज़ीर आज़म से ये पूछा जा सके कि वज़ीर आज़म साहब आप बार बार जाके अदालतों में वादा करते हैं कि ये लड़का वापस आ जाएगा और लड़का वापस नहीं आता, क्यों नहीं आता? बस यही है हमारा सवाल, और हुकूमत जो है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश रहती है। और ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि हम इस हुकूमत के दौर में उठा रहे हैं, ये जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी ये मामला उठाया था, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो इनके दौर में भी ये मामला उठाया है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब हमने सिर्फ इस हुकूमत के दौर में जो है ना ये मामला उठाया, हम हर हुकूमत के दौर में ये मामला उठाते रहे हैं। और मुदस्सर नारो का मामला इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि सहाफ़ी था भाई, उसने सिर्फ 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठाया और अपनी एक नज़म पोस्ट की थी, एक पोएम पोस्ट की थी, पंजाबी ज़ुबान में लिखी हुई, फेसबुक पे पोस्ट की थी और उसको उठा लिया गया। तो हो सकता है कि जनरल फैज़ साहब को इस मामले का कुछ पता हो, उनसे भी पूछ लें इस बारे में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।